ऑल राइट। सो कल तक हम लोगों ने, सभी को आवाज आ रही है मेरी? यस सर। ओके, तो कल के क्लास में जो भी हमने रूल डिस्कस किए थे उसको आज भी फॉलो करेंगे। क्या मैंने बताया था कल कि अगर मैं कोई क्वेश्चन पूछता हूं तो आपको अनम्यूट करके प्रॉपरली जितना भी आपको जानकारी है उसके हिसाब से आपको आंसर करना है। बाकी आपको मालूम है जूम के अंदर हैंड रेज का भी ऑप्शन है, आप उधर से भी हमें बता सकते हो अगर मैं कोई क्वेश्चन पूछ रहा हूँ तो, ठीक है? क्योंकि वर्चुअल क्लास को थोड़ा ज्यादा इंटरेक्टिव बनाने के लिए हमें इस डायरेक्शन में थोड़ा काम करना पड़ेगा। ऑलराइट, सो कल बॉन्डिंग तक हम लोगों ने एक जनरल असेसमेंट, एक जनरल डिस्कशन किया था। आज उसी सीरीज में हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं और कुछ प्रॉब्लम्स मैं देता हूं एंड देखता हूं कि आप उसको कैसे टैकल करते हो। राइट, तो बेटा आपके सामने है एक मॉलिक्यूल है जिसका नाम है एलीन। ओके, एलीन, आप फॉर्मूला जानते हो, CH2 डबल बॉन्ड CH2। अगर इसमें मैं पूछूं बेटा कि कितने एटम, हाउ मेनी एटम्स आर देयर इन वन प्लेन, तो आप ये बता सकते हो मैक्सिमम कितने एटम एक प्लेन में प्रेजेंट है इसके केस में? ट्राई करो आप, ट्राई करो। कर लिया बेटा आप लोगों ने? चलो रेज योर हैंड, कितने लोगों ने कर लिया इसको? रेज योर हैंड। ओके, सो मैं प्रोसीड करूं? आवाज आ रही है सबको? एवरीथिंग इज ओके? यस सर। फाइन। सो देखो, जब भी ऐसे क्वेश्चंस आए कि कितने एटम एक प्लेन में है तो आपको करना क्या है, मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर को आपको विजुलाइज करना है। जैसे एक बहुत छोटा सा क्वेश्चन पूछता हूँ, आप मुझे ये बताओ H2 में कितने एटम एक प्लेन में है? तो आप बोलोगे सर दोनों है। क्यों? क्योंकि जब आप H2 बनाते हो तो ये दोनों एटम तो एक लाइन में ही है, और कोई भी चीज एक लाइन में हो तो एक प्लेन में भी होगा। मैं पूछूं बेटा कि CO2 एंड उससे थोड़ा सा एक्सटेंड कर लेते हैं, SO3 में कितने एटम एक प्लेन में है? तो आप बोलोगे सर आप पहले इसका स्ट्रक्चर तो ड्रॉ करो। क्या बेटा ये इसका हाइब्रिडेशन क्या है? बोलो। sp2। अरे बोलो यार, करेक्ट है या नहीं? यस सर। तो sp2 हाइब्रिडेशन का मतलब ये कैसा है? ट्राइगोनल प्लेनर। और ट्राइगोनल प्लेनर अगर ज्योमेट्री आ गई, ट्राइगोनल प्लेनर अगर ज्योमेट्री आ गई तो इसका मतलब ये तीनों ही एटम एक ही प्लेन में प्रेजेंट है, टर्मिनल वाले भी और सल्फर भी। तो टोटल एटम एक प्लेन में कितने बेटा? 4। अच्छा, इसी तरीके से अगर मैं आपसे पूछूं कि बताओ CH4 इसमें कितने एटम एक प्लेन में होंगे? तो सबसे पहले मुझे बताओ आप, व्हाट इज द हाइब्रिडेशन ऑफ कार्बन इन CH4? sp3। बोल। यस एस। ये वेरी गुड। sp3 में बेटा ज्योमेट्री क्या होती है? बोलो। सर टेट्राहेड्रल होती है शायद। टेट्राहेड्रल, वेरी गुड। तो टेट्राहेड्रल करने में देखो, तो मैं ऐसे बनाने जा रहा हूं और मुझे बताओ, यही है ना टेट्राहेड्रल? टेट्राहेड्रल का मतलब क्या हुआ बेटा? कि सर
एक तरह से आप ऐसा समझ लीजिए कि टोटल 4 बॉन्ड्स आर देयर, और वो कुछ ऐसे हैं, ध्यान से समझना, करेक्ट, एकदम ध्यान से देखो, आपको एक आइडिया लग जाएगा जो मैं टेट्राहेड्रल अभी दिखाता हूँ आपको। आप देखो ज्योमेट्री अगर अच्छे से विजुलाइज कर गए तो आपको प्लेन की चीजें समझ में आ जाएंगी। अच्छा, मुझे कोई बता सकता है ये एंगल कितना होगा बेटा? ये एंगल कितना होगा? तो वो 109.5 होता है। 109 डिग्री 28 मिनट, यही होता है ना? यस सर। अच्छा, ये एंगल कितना होगा बोलो? सर 90 डिग्री होगा ये। नहीं बेटा, ये 120 एंगल भी ना ना ना, बिल्कुल 109 डिग्री 28 मिनट होगा। ये एंगल भी उतना ही होगा, ये एंगल भी उतना ही होगा। मतलब टेट्राहेड्रन, इसीलिए मैं बोल रहा था कि आपको विजुलाइज करना बहुत जरूरी है। तो आप देखो, मैं आपके सामने टेट्राहेड्रन बनाने का कोशिश करता हूँ। ये देखो, ये जो ज्योमेट्री मैंने बनाई है, ये सामने दिख रहा है सबको? सभी को समझ पड़ रहा है? Yes. ये देखो ज्योमेट्री। अब ध्यान से देखो, मैं कैसे भी करूंगा इसको, कैसे भी करूंगा, ये बिल्कुल यूनिफॉर्म रहना चाहिए। ये आप इधर से देखो एंगल, ये एंगल देखो, या फिर बेटा ये एंगल देखो, या फिर इनके बीच का एंगल देखो, या फिर इनके बीच का, ये हर तरफ से एक जैसा दिखना चाहिए, तभी ये टेट्राहेड्रन है। क्लियर हो रहा है ये बात? हाँ जी सर। हाँ। अब मैं आपसे पूछूं कि बेटा ये बता सकते हो इसमें कितने एटम एक प्लेन में है? तो ये तो कंफर्म है सर कि टोटल कितने एटम है, 1 2 3 4, एंड बीच वाला एक है वो 5 है, टोटल यही है, पूरे 5 एटम है। क्या पांचों एक प्लेन में है? तो देखते हैं, कोई ऐसा प्लेन बना सकते हो जिसमें वो पांचों के पांचों एटम आ जाए? क्या ये चांस है? नो सर। नहीं है। तो ठीक है, ये तो कंफर्म हो गया कि सब नहीं आ सकते। चलो ट्राई करते हैं मैक्सिमम एटम को एक प्लेन में लाने का, जितना हो सके। तो मुझे बताओ, अगर आप ऐसा प्लेन लेते हो, प्लेन लेने का मतलब कि सर ये पॉइंट पकड़ लो, ये पॉइंट पकड़ लो, कोई तीसरा पॉइंट पकड़ लो, तो ये दोनों के साथ अगर आप सेंटर पकड़ते हो बेटा, इसके इसके साथ अगर आप सेंटर पकड़ते हो, ध्यान से समझना, ध्यान से समझना, इसके साथ अगर आप सेंटर पकड़ते हो तो बिल्कुल ऐसा बीच में से निकल जाएगा, ये दोनों उससे बाहर रहेंगे। और अगर ये बीच से निकल गया बेटा तो इसमें कितने एटम आएंगे, 1 2 एंड 3। अच्छा, उसी तरीके से मैं पूछूं कि अच्छा और कुछ कर सकते हो क्या? आप बोलोगे हाँ सर, प्लेन तो 3 पॉइंट का लेकर के मैं ऐसे भी बना सकता हूँ, 1 2 एंड 3, यहां से प्लेन पास कर दूं। क्या समझ पड़ रहा है मेरा बात? 1 2 एंड 3 इन पॉइंट्स को कनेक्ट करते हुए मैं प्लेन बना दूं, बोलो? Yes sir. यस सर। दिखाई दे रहा है ना? तो कहने का मतलब है कि कभी भी आप टेट्राहेड्रन के केस में आप मैक्सिमम कितने एटम को एक साथ रख सकते हो एक प्लेन में? तो आंसर क्या है? क्या है आंसर आपका? कि सर एट द मैक्स 3। अब वो आप ये प्लेन ले लो सर, या उसी तरीके से इधर वाला ले लो, या कार्बन को लेते हुए कोई एक प्लेन पास कर दो जिसमें ये दोनों हाइड्रोजन हो। So maximum 3 atom can be in a plane in this particular case. Okay. तो जब आपको ये समझ पड़ गया कि इसमें सर 3 एटम आ रहा है, इसमें 4 4 आ रहा है, अब आप क्या दिमाग लगा सकते हो यहाँ पे? एक और मैं एग्जांपल देके आपको समझाता हूँ। CH2 डबल बॉन्ड CH2, क्या नाम है बेटा इसका? कोई नाम सर बताएगा इसका? नाम बता सकते हो? Sir, ethyne. इथीन सर। Ethene. देखो IUPAC नेम इथीन है ना? यस सर। कॉमन नेम में इसको इथिलीन बोलते हैं, ETHYLENE, इथिलीन बोलते हैं कॉमन नेम में। ऐसे ही ये इथिलीन है, कॉमन नेम में इसको इथिलीन। HC ट्रिपल बॉन्ड CH, IUPAC नेम अगर मैं बोलूं HC ट्रिपल बॉन्ड CH का, तो बताओ इथाइन होएगा, है ना? यस इट सर। विल बी इथाइन। लेकिन अगर मैं पूछूं बेटा कॉमन नेम, तो कॉमन नेम इसका एसिटिलीन है, एसिटिलीन। ओके, सो दिस इज एसिटिलीन, दिस इज इथिलीन। अब मैं आपसे पूछता कि ये बताओ यार, आपको एसिटिलीन में कितने एटम एक ही प्लेन में दिख रहे हैं? एसिटिलीन में आपको कितने एटम एक ही प्लेन में दिख रहे हैं? तो आप बोलोगे सर अब ये तो देखो ना, आप एक से ज्यादा सेंटर हो गए तो मैं सबका हाइब्रिडेशन निकाल के ओवरऑल चेक कर लेता हूं। तो हाइब्रिडेशन दोनों ही कार्बन का कितना है बेटा? sp। तो उसकी वजह से क्या हो रहा है
कि कार्बन के लेफ्ट और राइट दोनों में एक लाइन बनेगा 180 डिग्री का। इसके लेफ्ट एंड राइट मतलब ये पूरा का पूरा क्या होगा, एक लाइन में आएगा। आप बोल सकते हो सर यहाँ ये जो चारों एटम है वो एक प्लेन, तो बात ही छोड़ दीजिए आप, एक लाइन में प्रेजेंट है ये। और एक लाइन में कोई चीज प्रेजेंट हो तो वो एक प्लेन में प्रेजेंट होता ही है। तो ये पूरा पूरा मॉलिक्यूल लीनियर है, करेक्ट। अच्छा इसकी मैं बात करूं, इसमें कितने हैं, तो डबल बॉन्ड बनाओगे, हाइड्रोजन लगाओगे, हाइड्रोजन लगाओगे। अच्छा इसका हाइब्रिडाइजेशन बता दो मुझे। sp2 sp, सर। वेरी गुड। इसका हाइब्रिडाइजेशन बता दो, sp2। तो आप sp2 बोलोगे सर sp2 का मतलब क्या होता है, ट्राइगोनल प्लेनर। और ट्राइगोनल प्लेनर हो जाए तो कैसा बनेगा बेटा, ये है ट्राइगोनल प्लेनर। अगर मैं अच्छे से आपको समझाऊं ऑर्बिटल बिना बनाए हुए, तो ट्राइगोनल प्लेनर का मतलब क्या हुआ कि ये जो तीन एटम है इसके चारों तरफ ये एटम और ये तीनों एक ही प्लेन में है। अच्छा ये तीन एक प्लेन में है, ये भी यहाँ से एक ही प्लेन में है। तो जब इनको एक ही प्लेन में रहना है, इसको भी एक ही प्लेन में रहना है बेटा, तो आपको समझ नहीं पड़ रहा है कि सर ये सब के सब एटम क्या आ गए, एक ही प्लेन में आ गए। जब सारे के सारे एटम एक ही प्लेन में आ गए, तो फिर इसका अगर मैं पूछता कि कितने एटम है इसमें मैक्सिमम वन प्लेन में, तो 1 2 3 4 5 एंड 6 एटम्स आर देयर इन वन प्लेन। समझ आ रहा है बात। yes अब sir। आप कुछ वैसे ही आइडिया को एक्सटेंड करो और यहाँ सोचो, ये बड़ा इंटरेस्टिंग सा केस है ना। इसमें बच्चे बहुत गलती करते हैं, अगर आपको इसमें समझ आएगा तो इससे रिलेटेड ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, ऑप्टिकल आइसोमर्स, उन पे भी बहुत डिस्कशन होता है। तो फिलहाल आप मुझे ये समझाने की कोशिश करो। अब बताओ, इतना मैंने आपको समझाया, अब बताओ मुझे। सर 7 होंगे, 7 ही लग रहे हैं सर मेरे को। कितना है बेटा, सर 7। 7 आ रहा है। चलो आ जाओ देखते हैं। तो जब आप इसको ओपन करोगे तो कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, डबल बॉन्ड कार्बन, और यहाँ दो हाइड्रोजन। अब इस बार मैं इधर वाले हाइड्रोजन को रैंडमली ऐसे दिखा रहा हूँ, इनका पोजीशन फिक्स नहीं कर रहा हूँ। मतलब कि ये प्लेन में है या कहाँ पे है ये मैं बता नहीं रहा हूँ, ये इनको बस रैंडम अभी दिखाया। अब इसको डिसाइड करेंगे कैसे। तो मुझे ये बताओ, ये कार्बन का हाइब्रिडेशन क्या है, sp2 बोलो। सर। वेरी गुड, sp2। इस कार्बन का हाइब्रिडेशन बेटा क्या है, sp सर। sp, वेरी नाइस। इस कार्बन का हाइब्रिडेशन क्या है, इसका भी sp2 है सर। sp2। अब आज जो समझने की कोशिश करते हैं कि देखो, जब भी आप हाइब्रिडेशन करते हो sp2, तो उसमें तीन तीन ऑर्बिटल आ रहे हैं, एक s का और बाकी दो ऑर्बिटल p के होते हैं। p के टोटल कितने ऑर्बिटल होते हैं बेटा, p सब सेल में कितने ऑर्बिटल हैं, px py एंड, यही होता है ना, yes सर। बोलो। तो इस P में अगर मेरा sp2 बनाना है और मैं एज्यूम कर रहा हूं कि ये जो बोर्ड है ना, बोर्ड को ऐसा एज्यूम कर लीजिए सर कि इधर x एक्सिस है इधर y एक्सिस है, यानी z एक्सिस ये बोर्ड से ऐसा परपेंडिकुलर बाहर और अंदर जा रहा है, वो बाहर ही है, जिसको अगर आप चाहो तो डॉटेड लाइन से दिखा सकते हो क्योंकि वो प्लेन में नहीं है, ऐसा मैं मान ले। तो मुझे बताओ, हाइड्रोजन कार्बन कार्बन sp2 ट्राइगोनल प्लेनर, तो इसका मतलब अगर इन तीनों एटम को मैं इसी प्लेन में दिखा रहा हूं एक्स वाई में, तो इसका मतलब तो यही है ना कि इसके साथ सर आपको px और py लेना पड़ेगा, तभी जाकर के हाइब्रिडाइजेशन में जो भी sp2 आएगा वो इसी प्लेन में आएगा, क्योंकि x और y एक्सिस को लिए हुए वो ऑर्बिटल्स हैं। समझ आ रहा है बात। yes सर। तो जैसे ही आप बोल दिए कि इस sp2 में x एंड, ये कैसे मैंने बोला, क्योंकि मैंने एज्यूम किया कि हाइड्रोजन हाइड्रोजन एंड कार्बन एक्स वाई प्लेन में है, इसलिए मैंने px py लिया। और आप उल्टा भी कर सकते हो, आप इधर px py ले लो, इसलिए आप बोल सकते हो कि ये एक्स वाई प्लेन में है। अब देखो इससे मैं क्या करना चाहता हूँ कि जब आपने इसका px py ले लिया तो इसके पास पाई बॉन्ड बना है। अच्छा पाई जब भी बना है तो आपको मालूम है कि p z
पाई बॉन्ड पी जेड से ही बनाएगा, है कि नहीं? क्या कभी ऐसा होता है क्या कि पी जेड पी वाई के साथ पाई बॉन्ड बना ले? बोलो। No. देखो, ये वाई है, ये वाई है, अगर पाई बॉन्ड बनाना है तो लेटरल ओवरलैप ऐसे ही करना पड़ेगा, वाई वाई। अब मैं बोल दूं कि यार इसको परपेंडिकुलर कर दो, इसको परपेंडिकुलर, तो क्या कभी भी ये पाई बॉन्ड बना पाएंगे? नहीं, इनके न्यूक्लियस आपस में नजदीक आ रहे हैं, ऑर्बिटल का ओवरलैप नहीं हो रहा है। आपको बात समझ पड़ रही है मैं क्या बोल रहा हूं? तो सेम ओरिएंटेशन होना जरूरी है। पी वाई के साथ पी वाई बना सकता है, पी जेड के साथ पी जेड। क्या कहना चाह रहा हूं इससे कि बेटा आप देखो एस पी एक्स पी वाई यहाँ पे बन चुका है, हाइब्रिडेशन में इंक्लूड हो गया है, तो इसका मतलब इसके पास कौन सा ऑर्बिटल बच गया है पाई बॉन्ड बनाने के लिए? पी जेड। बोलो, करेक्ट बोल रहा Yes हूँ? sir. हाँ जी सर। अच्छा, ये पीजेड है तो इसको भी क्या यूज करना पड़ेगा? पीजेड ही, किस चीज के लिए? पाई बॉन्ड बनाने के लिए। समझ आ रहा है बात? Yes sir. अच्छा, ये जो सेंटर वाला कार्बन है उसके पास कितने पी बच गए? तो आप बोलोगे सर एक एस और एक ही पी तो इसने यूज किया है, किस चीज के लिए? हाइब्रिडाइजेशन के लिए। अच्छा, वो कौन सा पी हम लेंगे? तो आप बताओ। एसपी का मतलब लीनियर होता है, लीनियर का मतलब ये वाली लाइन, और ये वाली लाइन कौन से एक्सिस को बोल रहे हैं हम? X axis sir. एक्स एक्सिस। इसका मतलब ये px लिया हुआ है। अच्छा, px लिया है तभी तो इसका क्या बच गया? py एंड pz। यस सर। अच्छा, तो py फिर pz PZ तो बच, ये हो गया ना? हाँ pz यहाँ पाई बनाने में यहाँ चला गया, तो अब कौन सा बच गया बेटा? इसका py बच गया। तो अब py अगर इसका बचा हुआ है तो इसका भी क्या यूज करेगा वो? py PY ही। अब ध्यान से देखो, अब यहीं पे इंटरेस्टिंग हो गया। अगर वो इसका पी वाई यूज कर लिया तो इसमें अब यूज करने के लिए क्या क्या बच गया? एस प्लस पी एक्स तो आएगा, वाई नहीं बचा। अब क्या बच गया फिर? PZ PX बच गए सर. हाँ, पीजेड। तो अब देखो, ध्यान से देखो, ये एक्स और जेड एक्सिस यूज किए हुआ है, और इसने किनारे वाले ने क्या यूज किया हुआ है? एक्स एंड वाई। और थोड़ा अलग देखते हैं, इसने पाई बॉन्ड बनाने के लिए पीजेड यूज किया है, और इसने पाई बॉन्ड बनाने के लिए पी वाई यूज किया है। क्या ये दोनों पैरेलल हैं या परपेंडिकुलर हैं? Parallel sir. हाँ, पी जेड एंड वाई, अच्छा yes sir जेड perpendicular. परपेंडिकुलर है। तो कहने का मतलब जब सर इनके पाई बॉन्ड परपेंडिकुलर है आपस में, तो इनके करस्पॉन्डिंग प्लेन भी क्या होंगे? परपेंडिकुलर। अरे बाबा, ऐसे सोचो ना, sp2 में ये जो 3 ऑर्बिटल होते हैं ये प्लेन में, चौथा ऑर्बिटल जो p ऑर्बिटल बच जाता है वो परपेंडिकुलर। तो अब मैं बोल दूं कि यार दो ऐसे थे, एक x एक y था और एक z था, तो नेचुरल सी बात है कि ये पूरा घूम के अंदर चला जाएगा। अगर ये दोनों सेम होते, pz और ये भी pz होता, तब बोलते कि यार दोनों का pz pz ऐसा है, इसका मतलब इनके जो sp2 वाले ऑर्बिटल है इसी प्लेन के पार्ट हैं। लेकिन एक ऐसा है, दूसरा ऐसा है, तो अब इसके परपेंडिकुलर जब बनाओगे तो वो तो एक बोर्ड के अंदर एक बोर्ड के बाहर आ जाएगा ना। अरे बोलो यार, समझ आ रहा है? यस और नो? Yes sir. ग्रेट, ग्रेट। तो क्या समझ पड़ा कि सर ये हमारा पोर्शन जो भी था वो इस प्लेन का पार्ट है, और ये परपेंडिकुलर कहने का मतलब ऐसे बनाना पड़ेगा आपको। ये अब ओरिएंटेशन हमने फिक्स कर दिया। मतलब इसको अगर मैं अच्छे से दिखाऊं फिर से तो ऐसा होगा। जेई एडवांस पे इसी कंसेप्ट पे बेस्ड उन्होंने क्वेश्चन पूछा हुआ है प्रीवियस ईयर में। ठीक है, तो आपको प्लेन समझना बहुत जरूरी है। उसमें थोड़ा सा और ट्विस्ट किया हुआ था, कन्फर्मर। उसमें बोला था इन एनी ऑफ द कन्फर्मर फॉर्म, अगर वो कभी भी प्लेन में आते हैं, ऐसे क्वेश्चंस पड़े हुए हैं। आप देखोगे प्रीवियस ईयर जेई उठा के तो उसमें आपको मिलेगा। आप समझो बात को, तो इसका मतलब कितने आइटम एक साथ एक प्लेन में आ सकते हैं फिर इसमें? तो आप बोलोगे सर आप एक काम करो ना, ऐसा प्लेन बनाओ। अगर आप ऐसा प्लेन बनाते हो तो ये तो प्लेन के बाहर, ये प्लेन के अंदर है, तो कितने आइटम आ गए? 1 2 3 4 5। तो कितने आइटम एक प्लेन में बन सकते हैं बेटा इसके केस में? कितने बन सर सकते हैं? 6 हो गए इसमें। एक बार काउंट कर लो, देखो। 5 5।
1 2 3 4 एंड 5 ना बेटा, हाँ जी सर। ठीक है। तो करेक्ट आंसर क्या आएगा? 5। तो ये थोड़ा सा ये ट्रिकी था। अब एक और इसी पे एक और क्वेश्चन मैं थोड़ा सा एक और देता हूँ, थोड़ी और क्लैरिटी आएगी आपको, देखता हूँ आप पहचान पाते हो कि नहीं। सर आपको वॉइस आ रही है मेरी? हाँ बेटा आ रही है आपकी वॉइस। केशव ना? यस सर। सर मैंने वो पूछना था, आप मेरे को एक बार दोबारा बता दो। जब आपने कहा था ना पीजेड और पीवाई परपेंडिकुलर होंगे एक दूसरे के, हाँ, तो उससे अपने को क्या पता लगता है जो थर्ड कार्बन है अपना, वो पहले वाले कार्बन के सिमेट्री अबाउट मतलब परपेंडिकुलर होगा उसका? कार्बन नहीं, उसके बनाए हुए बॉन्ड। वो कैसे बता रहा था, आप मुझे ये बताओ, जब आप sp2 हाइब्रिडेशन करते हो, ध्यान से समझो, जब आप बोलते हो कि सर sp2 हाइब्रिडेशन है, sp2, राइट, इसको ऊपर दिखाते हैं, sp2, तो उसमें आप क्या बोलते हो? आप यही बोलते हो ना कि सर इसमें एक s है बाकी दो p है, तो p अगर वो px py हो गया, तो इसका मतलब ये जो 3 ऑर्बिटल से बना हुआ हाइब्रिड ऑर्बिटल है वो xy प्लेन में आ गया, तो बचा कौन सा? pz। तो pz तो बेटा इस प्लेन के परपेंडिकुलर होगा ना, xy प्लेन के, वो इसके बाहर और इसके अंदर होगा। कहने का मतलब कि हाइब्रिडाइजेशन में sp2 हाइब्रिडाइजेशन के बाद जो बचा हुआ p ऑर्बिटल होता है उस एटम का, वो उस sp2 ऑर्बिटल्स के परपेंडिकुलर होता है। यानी जिस प्लेन में वो सारे एटम रह रहे हैं उससे वो परपेंडिकुलर होता है। कौन? जो बचा हुआ p ऑर्बिटल। तो इसका उल्टा भी हम बोल सकते हैं। यहां तक बात समझ में आ रहा है? बोलो यार। यस सर, तो आ गया। तो इसका मतलब हम इसका उल्टा भी बोल सकते हैं कि अगर मुझे ये मालूम चल जाए कि कौन सा ऑर्बिटल का खाली है जो हाइब्रिडेशन में यूज नहीं हो रहा है, तो उसके हिसाब से हम उस पर्टिकुलर तीनों एटम का हम प्लेन बता सकते हैं, कौन से प्लेन में वो है। जैसे मैंने आपको यहाँ पे बोला बेटा sp2, यहां मैंने एज्यूम किया ताकि मैं इसके बारे में पता लगा सकूं। यहाँ मैंने एज्यूम किया कि यहाँ x और y यूज हो रहे हैं, तभी मैंने इसको ऐसे बनाया और बोल दिया कि देखो इसी प्लेन में दिखा लो। तो इसका बच कौन सा गया ऑर्बिटल? pz। तो pz बेटा ऐसे है, तो इसका pz है, पाई इसको बनाना है, तो दोनों का ऐसे रहना चाहिए, तो ये पाई बन गए, अंदर बाहर दोनों होगा। यस सर। pz pz। अब सोचो pz pz तो यहाँ खत्म। अच्छा, जब इसका हाइब्रिडेशन sp है तो x तो यूज होगा ही क्योंकि ये एक लीनियर मॉलिक्यूल है। अब बच गया इसका y एंड z। y z में से z ऑलरेडी एंगेज हो चुका है, तो बेटा इसका कौन सा बच गया पाई बॉन्ड बनाने के लिए? py। समझ आया बात? यस सर। अगर इसका py है तो इसका भी कौन बनना पड़ेगा, वरना बॉन्ड ही नहीं बनेगा। तो यस, बॉन्ड वो बनने के पीवाई लिए है। इसको भी। अच्छा बेटा, अगर इसका py है तो py तो ऐसे होता है ना प्लेन में, यस अरे सर। y एक्सिस। अगर py ऐसे हो गया तो जैसा मैंने अभी बताया था, जो बचा हुआ ऑर्बिटल है वो py है, तो बाकी जो प्लेन बना वो किसकी वजह से बन गया? px एंड z। और xz कैसे होता है बेटा? x ये है, z ऐसे बाहर है, तो यानी ये दोनों बॉन्ड इस प्लेन में नहीं बल्कि ऐसे हैं। समझ पड़ा? सर ये प्लीज आप लास्ट वाला बता दो जो आपने बोला ना, पी एक्स पी जेड एस एम, बस लास्ट वाला रिपीट कर दो बरोबर। कोई बात नहीं, देखो ध्यान से समझो, एकदम आराम से समझते हैं, ठीक है। देखो ये विजुअलाइजेशन का पार्ट होता है थोड़ा सा। बच्चा ये देखो, ये हमारा पी वाई है, अग्रीड। यस सर। और ये भी आप जानते हो कि जो बचा हुआ ऑर्बिटल होता है उसके परपेंडिकुलर ही sp2 के सारे ऑर्बिटल्स होते हैं। तो अब मैं बोलूं बेटा इसके परपेंडिकुलर आपको 3 ऑर्बिटल बनाने हैं, तो एक ऑर्बिटल तो सीधा इधर आ जाएगा क्योंकि वो इसी अलोंग में उसने बॉन्ड बना रखा है सिग्मा का। यस सर। बाकी जो दो बचे हुए हैं इसके परपेंडिकुलर होना चाहिए, इस लाइन के परपेंडिकुलर बनाओगे तो परपेंडिकुलर इस लाइन के तो यही सारे बॉन्ड्स बनेंगे ना बेटा, ऐसे ऐसे करके। इस लाइन यस के परपेंडिकुलर तो ऐसे ही बनाओगे। तो अब सोचो sp2 बनाना है, तो एक ऑलरेडी आपने ऐसे कर रखा है, अब इससे 120 डिग्री पे दूसरा ऑर्बिटल बनाओगे। 120 डिग्री यहां से 120 डिग्री मतलब कुछ यहां चला गया, फिर 120 डिग्री मतलब कुछ यहां चला गया अंदर। समझ पड़ रहा है बात? यस सर। तो कहने का मतलब ये जो दोनों लास्ट के बॉन्ड हैं, एक प्लेन के बाहर है और एक प्लेन के अंदर है। प्लेन हमारा बिल्कुल ऐसे जा रहा है। यस सर, क्लियर है। अब क्लियर हो गया? तो सीधा सा तरीका क्या है यार, इतना दिमाग नहीं लगाना है, क्या सोचना है, अगर एक बार समझ आ गया तो अगर ये कार्बन लास्ट वाला
और ये कार्बन लास्ट वाला, इन दोनों ने अपने सेम ऑर्बिटल यूज किए हैं पाई बॉन्ड बनाने में, तो इनके जो एटम्स है वो एक ही प्लेन में होंगे। लेकिन अगर इसने और इसने परपेंडिकुलर चीजों का इन्वॉल्वमेंट किया है, तो इसका मतलब इनके बॉन्ड्स भी फिर परपेंडिकुलर प्लेन में होंगे, एक प्लेन में नहीं होंगे। समझ पड़ा? यस सर। तो अब देखो एक क्वेश्चन देता हूं, अगर आप बता दिए तो इसका मतलब आपको समझ पड़ गया। क्वेश्चन ये है कि आपके पास सी डबल बॉन्ड, सी डबल बॉन्ड, सी डबल बॉन्ड, अब मैंने डाल दिया है। फिर मेरा क्वेश्चन ये है कि मुझे ये बताओ इस मॉलिक्यूल में मैक्सिमम कितने एटम एक प्लेन में हैं। मैंने क्या किया बेटा, ये 2 पाई बॉन्ड थे, मैंने एक और ऐड कर दिया। इनको मालूम है क्या बोलते हैं? जब भी आप लगातार डबल बॉन्ड लगाते हो तो उसको क्या बोलते हैं? इस मॉलिक्यूल को क्या बोलते हैं? क्यूमिलीन। क्या बोलते हैं? क्यूमिलीन आपने सर। पढ़ा होगा आइसोलेटेड इन का मतलब एक डबल बॉन्ड लग जाए, उसके बाद पाई सिग्मा बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड सिग्मा, फिर कहीं पाई लगना हो तो लग जाए, उसको बोलते हैं आइसोलेटेड इन। एक होता है कॉन्जुगेटेड इन, कॉन्जुगेटेड का मतलब डबल सिंगल डबल सिंगल ऐसे करके है, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल। क्यों बोलते हैं इनको कॉन्जुगेटेड? क्योंकि पाई टू पाई का रेजोनेंस हो सकता है आपस में, इसलिए उसको बोलते हैं क्यूमुलेट कॉन्जुगेटेड इन। लेकिन अगर लगातार हो जाए, लगातार एकदम डबल बॉन्ड फिर डबल बॉन्ड फिर डबल बॉन्ड फिर डबल बॉन्ड, उसको बोलते हैं क्यूमुलेटेड इन। इस क्यूमुलेटेड इन का जो सबसे छोटा मॉलिक्यूल है उसको हम बोलते हैं एलीन। ये मैंने आपको दिखाया, यही CH2 डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड CH2 सबसे छोटा सेट है इसका, इसको एलीन बोलते हैं। ठीक है, हायर मॉलिक्यूल्स में वैसे नॉमेनक्लेचर है जिनको हमें पढ़ना नहीं होता। तो ये क्यूमुलिन का पार्ट है, क्यूमुलिन फैमिली का पार्ट है। तो मुझे इसमें बताओ कितने एटम एक प्लेन में है, सोच के बताओ, बढ़िया से एकदम अच्छे से सोचना जैसे मैंने यहाँ सिखाया आपको। कर लिया बेटा? यस सर। कितने सही एटम में आए एक प्लेन? सारा ही प्लेन है सर ये। बिल्कुल बिल्कुल सही जवाब। गुरनूर, आपको पता पड़ा क्या इसमें? सर एक। कोई बात नहीं। सर ये थोड़ा समझ नहीं आ रहा। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं बेटा, फिर से समझाता हूँ मैं, देखो ध्यान से। क्या है यहाँ पे, फिर से एकदम वही बेसिक से चलते हैं।
क्या मैं बोलता हूँ कि पहले हमें चेक करना है ना कि ये दोनों और ये दोनों एक प्लेन में है या नहीं, क्योंकि बाकी तो एक लाइन में है, एक लाइन में है मतलब वो तो प्लेन में आ ही जाएंगे। तो मैं काम करूंगा फिर से वही एक प्लेन ड्राफ्ट करता हूँ, बोलता हूँ कि बेटा ये एक्स और ये वाई एक्सिस है। अगर ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस है तो अगर पी एक्स पी वाई इसमें इन्वॉल्व हो रहे हैं तो वो इसी एक्स वाई प्लेन मैंने इसी बोर्ड में बना रखा है, ये बोर्ड को ही मैंने एक्स वाई प्लेन मान रखा है, तो इसलिए मैं बोर्ड में ही सारी चीजें दिखाने की कोशिश करता हूँ। तो देखो ये किनारे वाले आइटम को मैंने ऐसा एज्यूम कर लिया पहले से ही कि बेटा ये हमारा हाइब्रिडाइजेशन sp2 में, इस sp2 में s प्लस पी एक्स प्लस पी वाई इन्वॉल्व है। क्यों ऐसा एज्यूम किया? ऐसा करने से मैंने ये बोल दिया कि ये जो h और c है ये इसी प्लेन में, इसी बोर्ड में ही है, बाहर नहीं है, ना तो बाहर है ना अंदर। अच्छा, अब Yes, इसके हिसाब से मुझे ये मालूम चला कि इसका कौन सा बच गया, फिर pz बच गया। अच्छा pz बच गया तो पाई बॉन्ड इसने बनाया ही है, तो डेफिनेटली इसने कौन सा यूज किया होगा? pz का ही यूज कर लिया होगा। अच्छा इस कार्बन का हाइब्रिडेशन क्या है बेटा? sp। इस sp में एक सिंगल p में कौन सा p आया होगा? x। क्यों? क्योंकि इसी लाइन में है और इस लाइन के लॉन्ग को क्या हम बोल रहे हैं? x एक्सिस। yes sir. इसलिए तो अब बताओ बेटा, अगर इसका pz यूज हो गया तो इसका कौन सा बच गया? py। तो इसका py है तो इसका भी py लेना पड़ेगा, तभी तो पाई बॉन्ड बनेगा इनके बीच में। तो इनके बीच में zz के बीच में बन गया, इनके बीच में yy। अब इस कार्बन का कौन सा बच गया फिर p? तो यार आपने y यूज कर ही लिया तो z ही बच गया। x क्यों नहीं बचा? क्योंकि x तो हाइब्रिडेशन में चला गया ना, sp1। Yes sir. तो अब देखो ये Z है, तो ये टर्मिनल वाले कार्बन को कौन सा यूज करना पड़ेगा? PZ। अच्छा बेटा आप देखो, बड़ा इंटरेस्टिंग, इसने भी अपना PZ यूज किया है पाई बॉन्ड बनाने में, पहले वाले ने भी PZ यूज किया है। दोनों के ऑर्बिटल सेम है, इसका मतलब इन दोनों का ज्योमेट्री भी एक जैसा होगा। ज्योमेट्री एक जैसे का मतलब ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन सभी के सभी एक ही प्लेन में होंगे। Yes sir. तो जैसे ही ये मालूम चला ये सब एक प्लेन में है, ये तो एक लाइन में थे ही, तो इनको मिलाते हुए एक प्लेन ड्रॉ कर लो, सबके सब एक ही प्लेन में आ गए। तो टोटल आंसर कितना हो गया? 1 2 3 4 5 6 एंड 7 8। आंसर क्या है? ऑल एट एटम्स आर इन वन प्लेन। Okay sir. समझ पड़ गया ये बात? Yes sir. वेरी गुड। तो यही मैं समझाने की कोशिश कर रहा था कि कैसे आपको देखना है। तो क्लियर हुआ ये बात? कैसे समझना है आपको? ये बस सर पी का नेचर देखना है, पी का नेचर देखना है, स्टार्टिंग में कैसा है, एंडिंग में कैसा है। अगर वो दोनों नेचर आपको समझ पड़ता है तो उससे आपको आइडिया लग जाएगा। ठीक है, चलो अब बोलोगे इसके एप्लीकेशन बताइए सर, इनके एप्लीकेशन क्या है? देखो बेटा, अगर आपको ये मालूम पड़ जाए कि टर्मिनल एटम एक प्लेन में है तो आप बता सकते हो कि जैसे मैं ये ले लिया HCl और यहाँ ले लिया HCl, अब मैं पूछूंगा बेटा क्या इसका ज्योमेट्रिकल आइसोमर एग्जिस्ट करेगा? तो आप बोलोगे बिल्कुल, क्योंकि जब चीजें एक प्लेन में हो, ये तो एक प्लेन में है ना, देखो 1 2 3 पाई बॉन्ड्स है, तो एक प्लेन में ही है। तो आप बोल सकते हो कि सर बिल्कुल ज्योमेट्रिकल आइसोमर होगा सर। कैसे? तो क्लोरीन को आप ऊपर डाल दीजिए सर, तो ये देखिए सर ट्रांस हो गया है ना, और ये क्या हो गया इससे? बोलो बेटा। यस सर Yes sir. यहाँ ज्योमेट्रिकल आएगा। अच्छा इससे पहले वाले में मैं पूछूं क्या यहाँ ज्योमेट्रिकल आइसोमर मिलेगा क्या? नो सर यहाँ ज्योमेट्रिकल आइसोमर मिलने वाला है क्या? नहीं सर नहीं मिलेगा। नहीं मिलेगा बेटा। और ज्योमेट्रिकल आइसोमर इसलिए नहीं मिलेगा कि ये सब एक प्लेन में है ही नहीं। आप जब इसको ऐसा उल्टा भी करोगे तो, अच्छा यहाँ H और यहाँ Cl डाल दूं, यहाँ H और यहाँ Cl डाल दूं तो मिलेगा क्या? आंसर है अभी भी नहीं मिलेगा, क्योंकि ज्योमेट्रिकल आइसोमर होने के लिए चारों जो एटम है जिनको हम कंपेयर कर रहे हैं वो एक ही प्लेन में होना चाहिए। तो नॉर्मली अगर मैं ऐसे स्ट्रक्चर ना बनाऊं और मैं सिंपली पूछ दूं कि ये बताओ, ऐसे बना के आपको दिखा दूं और पूछूं कि बताओ ज्योमेट्रिकल शो करेगा,
तो आप बोल सकते हो कि हाँ सर शो करेगा फर्स्ट साइड में, जबकि ये रॉन्ग हो जाएगा। तो ये इसकी एप्लीकेशन है, और भी है लेकिन फिलहाल तो ये, बाकी आगे तो मैकेनिज्म बेस्ड है सब चीजें। ठीक है, तो ये मैंने आपको समझाने की कोशिश करी विद द हेल्प ऑफ कि कैसे हम हाइब्रिडाइजेशन को एक सारे आइटम्स एक प्लेन में आएंगे या नहीं, उसको कैसे हम रिलेट करते हैं। ठीक है, बोलो। जी सर। क्लियर है? हाँ जी सर। चलो, वेरी गुड, वेरी गुड। अच्छा, अब नेक्स्ट टॉपिक इसी केमिकल बॉन्डिंग में ही और थोड़ा आगे बढ़ते हैं और देखते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी के कुछ एप्लीकेशन, एमओटी के कुछ एप्लीकेशन। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी मालूम है सबको? व्हाट इज मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी मालूम है ना? मॉडर्न थियरी में दो इंपॉर्टेंट थियरीज हैं। एक है वैलेंस बॉन्ड थियरी, जिसको फर्दर एक्सटेंड करके मॉडिफाई करके हाइब्रिडाइजेशन उसमें इंट्रोड्यूस किया गया। दूसरी कौन सी है? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी। ये दोनों ही मॉडर्न थियरी। अच्छा, नाम मॉडर्न थियरी क्यों मैं बोल रहा हूँ? क्योंकि देखो मॉडर्न थियरी ही मॉडर्न एटॉमिक मॉडल को रिप्रेजेंट करता है। मॉडर्न एटॉमिक मॉडल क्या है? तो मॉडर्न एटॉमिक मॉडल का मतलब कि ऐसा मॉडल जिसमें हम ऑर्बिटल की बात करते हो। पुराने टाइम में ऑर्बिटल की बात कहाँ करते थे? एस और पी ऑर्बिटल, ये सब बात कहाँ करते थे पुराने टाइम में? पुराने टाइम में तो हम जो भी डिस्कस करते थे उसमें क्या करते थे हम लोग? We used to discuss not about the orbital, we used to discuss about just the orbit। ऐसा बोलते थे ना कि n is equal to 1 फर्स्ट ऑर्बिट, सेकेंड ऑर्बिट, सर्कुलर पाथ के बारे में डिस्कस, बोलो यही होता था ना? यस सर। जबकि मॉडर्न टर्म में हम ऑर्बिटल्स के बारे में डिस्कशन करते हैं। तो मॉडर्न थियरी इस मॉडल को कंसीडर करता है, इसको नहीं। तो वो वीबीटी हो या एमओटी हो, ये दोनों ही इसको कैटर करते हैं। चलो आ जाओ, देखते हैं आप क्या बताते हो इसके बारे में, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी के बारे में। चलो डिस्कस करते हैं। क्या मुझे आप बता सकते हो कि क्या C2 स्पीसीज एग्जिस्ट करेगा क्या? और अगर एग्जिस्ट करेगा तो इसका बॉन्ड ऑर्डर बता दो कितना होगा। और अगर बॉन्ड ऑर्डर भी बता दिया तो इसमें मुझे बता दो कितने सिग्मा और कितने पाई हैं। ये आपके सामने क्वेश्चन। चलो शुरू हो जाओ। सर बॉन्ड ऑर्डर 0 आ रहा है इसका? कितना है बेटा सर 0। बॉन्ड ऑर्डर? अच्छा चलो ठीक है, मैं लिख ले रहा हूँ। 0 आपने बोला, और तो बॉन्ड ऑर्डर 0 का मतलब आपके हिसाब से फिर ये मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं कर रहा है? ये सुनो। सर 2 होएगा। अच्छा, सेकेंड आंसर विच आई हैव गॉट इज बॉन्ड ऑर्डर 2। ठीक है, चलो जिसने 0 बोला उसके हिसाब से तो ये एग्जिस्ट ही नहीं करना चाहिए, क्योंकि बॉन्ड ऑर्डर तो इफेक्टिव बॉन्ड होता है दो एटम के बीच में। तो अगर वो बॉन्ड ऑर्डर ही 0 है, इसका मतलब कोई बॉन्ड ही नहीं, तो यस वो सर एग्जिस्ट 2। ही नहीं। अच्छा 2 आया, चलो दोनों लोगों का 2 आ गया। मेरा अब अगले क्वेश्चन का आंसर करो कि इसमें कितने सिग्मा है कितने पाई है। सर 2 pi bonds and 0 sigma। 2 पाई बॉन्ड एंड 0 sigma। 2 पाई सर बॉन्ड एंड 1 सिग्मा 2 पाई। 1 सिग्मा 2 पाई कहां से हो सकता है? ये तो ऐसे ही गलत हो गया, क्योंकि बॉन्ड ऑर्डर ही आपने 2 बोला ना बेटा, तो
तो मतलब सब सम करके 2 आना चाहिए, 1 + 2 मिला के तो 3 आ जा रहा है ना। यस सर। सो गुरनूर आपका आंसर है कि इसमें दोनों के दोनों पाई होंगे, सिग्मा बिल्कुल भी नहीं होगा, यही बोल रहे हो ना आप? यस सर। आर यू श्योर? यस क्योंकि कभी भी 2 बॉन्ड बनता है तो उसमें एक सिग्मा एक पाई होता है, यस सर। और आप बोल रहे हो कि सर इसमें कोई भी सिग्मा नहीं है, यही बोल रहे हो ना? हाँ जी ऐसा क्यों बोल रहे हो? सर, फिर वो एडअप होके 3 नहीं बन जाएगा? मतलब अगर हम एक उसमें वो लेते हैं। नहीं बेटा, वो बात नहीं है। आपने बॉन्ड ऑर्डर तो पहले ही बता दिया ना कि 2 है, तो ये बॉन्ड ऑर्डर 2 में आपने ये कैसे बताया कि दोनों पाई है? भाई बॉन्ड ऑर्डर 2 में तो कई सारे कॉम्बिनेशन बन सकते हैं कि बॉन्ड ऑर्डर 2 हुआ तो सिग्मा 1 है, पाई 2 है, सॉरी पाई 1 है। दूसरा बन सकता है कि सिग्मा एक भी ना हो सर, दोनों के दोनों पाई हो। तीसरा बन सकता है सिग्मा ही दो दो हो, पाई ही एक भी ना हो। तो बहुत सारी पॉसिबिलिटी बन सकती है। तो आपने एकदम यस। हाईलाइट करके इसको क्यों बोला? जैसे मैं आपसे बोलूं कि बेटा ये C डबल बॉन्ड O और H है, करेक्ट? तो कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में कितना बॉन्ड बना है? कितना बना है? कितने बॉन्ड बने हैं? सर 2 बॉन्ड्स। 2 बॉन्ड बने हैं, तो क्या दोनों पाई हैं? नहीं सर, तो क्या है कि दोनों का होंगे। एक सिग्मा एक पाई है ना अच्छा बेटा हाँ, यस इसमें। सर, यस सर। तो मैं पूछूं इसका बॉन्ड ऑर्डर, CO का बॉन्ड ऑर्डर कितना है, तो क्या आप आंसर बोलोगे 1 या बोलोगे 2? सर 2। बॉन्ड ऑर्डर 2 बोलोगे। तो जब आप बॉन्ड ऑर्डर 2 बोलोगे तो आप ये बोल रहे हो ना कि इस 2 में सर 1 सिग्मा है, दूसरा पाई है। अच्छा यस सर। समझ पड़ा? यस सर। तो जब कभी भी ऐसा होता है कि बॉन्ड ऑर्डर हम 2 निकालते हैं, तो उसमें एक चीज तो कंफर्म होता है कि सिग्मा हमेशा 1 होता है, और पाई उसके हिसाब से। ऐसा हम लोग जनरली करते हैं। बट आपको बताऊं, आपने गलती से इसका आंसर सही कर दिया था। आपने गलती से सही कर दिया था, क्योंकि जब मैंने थोड़ा अंदर जाके पूछा तो आपको तो इस कंसेप्ट में क्लैरिटी ही नहीं है। बाई मिस्टेक यस आपने सर। ये सही कर दिया। ये अपने आप में ऐसा यूनिक मॉलिक्यूल है जिसमें दोनों के दोनों बॉन्ड बनते हैं और दोनों ही पाई होते हैं। अच्छा कहोगे सर अब आप दिखाइए इसको कैसे बनता है, ये ऐसे कैसे हम मान ले? बोलो। यस सर। यस सर। सिर्फ सिर्फ मैं बोल रहा हूँ ये मान लो, तो फिर तो ये मजा नहीं आया ना, फिर तो ये साइंस हुआ ही नहीं। हाँ जी सर। मुझे दिखाना। तो चलो देखते हैं कैसे। तो देखो, आपको मालूम होगा कि जैसे हम एटम के लिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं, जहां पे ऑर्बिटल में हम इलेक्ट्रॉन भरते हैं, वैसे यहाँ पे हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन भरते हैं। तो आज बताओ, C2 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम लोग करते हैं, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। तो बताओ मुझे टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हुए C2 में? सर टोटल इलेक्ट्रॉन 12। भाई 12 12। इलेक्ट्रॉन। अच्छा ये 12 इलेक्ट्रॉन है, तब मैं इनको भरना शुरू करूं। सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2, सिग्मा 2s2, सिग्मा स्टार 2s2। जरा काउंट करो कितने में, 2 4 6 एंड 8। क्लियर है? बोलो। यस सर। अभी कितने और भरने हैं? तो आपको याद होगा कि एनर्जी ऑर्डर में अगर आपको याद हो अच्छे से मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी, तो एनर्जी ऑर्डर के केस में हम लोग नाइट्रोजन तक का स्टोरी बिल्कुल अलग करते हैं, H2 से लेके N2 तक। और नाइट्रोजन के बाद यानी ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड आगे का बिल्कुल अलग होता है। तो जो नाइट्रोजन तक का एनर्जी ऑर्डर है उसमें क्या होता है, पाई 2px पहले आ जाता है, और इससे ज्यादा एनर्जी किसकी होती है, सिग्मा 2p z की। और जब हम बात इनकी करते हैं तो इनमें ये सिग्मा पहले आ जाता है, पाई बाद में आ जाता है।
समझ पड़ रहा है? यही पढ़ा है ना? नहीं पढ़ा है तो Yes. इसको याद कर लो, अगर नहीं पढ़ा है तो इसको याद कर लो, पढ़ा है तो बहुत ही अच्छी बात है। तो बेटा ये रहे पूरे पूरे ऑर्डर, पाई टू पी एक्स, पाई टू पी वाई, सिग्मा टू पी जेड। अब मुझे अगर इसमें इलेक्ट्रॉन फिल करने हो तो 12 थे, 12 थे तो 8 यही हो गया था, तो इनमें आपको मालूम है ये दोनों एक ही, दोनों का एनर्जी एक ही है, सेम है, आइडेंटिकल एनर्जी। तो इनको बोलते हैं डीजेनरेट ऑर्बिटल्स। डीजेनरेट मतलब जहां पे एनर्जी सेम हो। तो डीजेनरेट ऑर्बिटल्स में एनर्जी, इलेक्ट्रॉन भरने का तरीका होता है कि पहले आप एक एक भरो। अब कितने हो गए टोटल? 10। 8 यहां तक हो गए थे, अब ये अच्छा अभी भी 2 और बचे हैं, तो अब आप पेयरिंग कर दो। बोलो बेटा यही तरीका है ना? Yes sir. यस सर। अच्छा अब आती है बात बेटा, ये तो भर लिया, अब इसमें कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, आगे भी कोई इलेक्ट्रॉन नहीं होगी, अब तो इलेक्ट्रॉन ही खत्म। अब मुझे अगर बॉन्ड ऑर्डर निकालना हो तो बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकालते हैं? Sir, half of number of bonding electrons minus number of anti-bonding electrons कर दिया। शाबाश शाबाश, वेरी गुड। NB माइनस NA। B स्टैंड्स फॉर बॉन्डिंग, A स्टैंड्स फॉर एंटी बॉन्डिंग। अच्छा एंटी बॉन्डिंग किसको बोलते हैं? तो सर जिन पे भी स्टार लगा है ना वो सब एंटी बॉन्डिंग वाले। अच्छा कितने हैं? तो 2 and 2 4, 4 है एंटी बॉन्डिंग के। अच्छा तो बाकी बचे हुए 2 4 8 6 and 8। तो अगर आप देखो तो ये बॉन्ड ऑर्डर 2 आ गया, लेकिन अभी भी सर बात तो वहीं फंस गया ना कि ये 2 में आप ये कैसे बोल रहे हो कि इसमें सिग्मा 0 है, पाई का पाई दोनों का दोनों है, फिर से बात वहीं फंस गया ना। तो देखो इसको अगर यहां से नहीं क्लियर हो तो आप ऐसे समझो कि जब भी हम एटॉमिक ऑर्बिटल 1s 1s को ओवरलैप कराते हैं, सॉरी कंबाइन कराते हैं, तो ये सिग्मा 1s सिग्मा स्टार 1s बनता है। बोलो उसी Yes. तरीके से 2s 2s जब कराते हैं तो क्या बनता है? सॉरी 1s 1s। तो अब जब मैं बोलूं कि बेटा जब बॉन्ड ऑर्डर निकाल रहे हैं तो उसमें क्या बोल रहे हैं? बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग, जितना इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में उतना ही एंटी बॉन्डिंग में, तो इसका कोई रोल ही नहीं रह गया। इधर भी वैसे ही, जितने बॉन्डिंग में उतने ही एंटी बॉन्डिंग में, मतलब ये दोनों भी नल एंड वॉइड कर दे रहे हैं, ये दोनों भी नल एंड वॉइड कर दिए। तो अब जो बॉन्ड ऑर्डर आ रहा है वो किनके इलेक्ट्रॉन की वजह से आ रहा है? सिर्फ और सिर्फ इनके वजह से, क्योंकि ये तो एक दूसरे को ही खत्म कर दिए। अरे बोलो। Yes sir. यानी कि सर आप देखिए ना, ये इनके वजह से, और ये दोनों हैं क्या? पाई पाई तो हैं। तो पाई में टोटल 4 इलेक्ट्रॉन है, जो 4 इलेक्ट्रॉन का कंट्रीब्यूशन आ रहा है वो बॉन्ड ऑर्डर 2 में आ रहा है, एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इस वजह से हमें समझ में आया कि सर इसमें सिग्मा है ही नहीं। लेकिन अगर सोचो कि ऐसा हुआ होता कि 2pz, सिग्मा 2pz में 2 और पाई 2px में 1 इलेक्ट्रॉन, पाई 2py में 1 इलेक्ट्रॉन, अगर ऐसे हुए होते बेटा, तब क्या बोलते आप? तब आप बोलते कि सर अब आप देखो ना, जो 4 इलेक्ट्रॉन का कंट्रीब्यूशन है वो 2 तो सिग्मा से है और 2 पाई से है, 2 इलेक्ट्रॉन के बराबर 1 बॉन्ड, इसके बराबर भी 1 बॉन्ड, तो आप बोल सकते थे सर एक सिग्मा और एक पाई है। समझ आया? Yes sir. जैसा कि केस होता है O2 के केस में, ऑक्सीजन O2, वहां पे जो बॉन्ड्स बनते हैं बॉन्ड ऑर्डर 2 आता है, वहां पे दोनों में से एक सिग्मा एक पाई। तो क्लियर हुआ ये बात? समझ आया? Yes. तो ये ध्यान रखना, देखो ये सब चीजें इंटरनल हैं, और जितना अच्छे से आप इसकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करोगे उतना बढ़िया रहेगा। इसमें बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। ये तो बस मैं आपको हल्का हल्का ग्लिम्स दिखा रहा हूँ। ये वीक में, जैसा मैंने आपको पहले भी बताया है, कि हम एक्चुअल रिवीजन करने से पहले हम आपको ये देखना चाह रहे हैं कि आपका खुद का अंडरस्टैंडिंग इतना सारा पूरा 11th पढ़ने के बाद सब्जेक्ट में कैसा है। तो आपकी अंडरस्टैंडिंग मुझे मालूम चल जाएगी, तो उसके हिसाब से किस लेवल से स्टार्ट करना है वो मुझे क्लियर पता पड़ जाएगा। क्लियर है? यहां तक समझ में आ रहा है सबको? Yes बोलो। sir. तो MOT में ही एक और क्वेश्चन देखते हैं, और देखते हैं कि आप
कितना समझ पा रहे हो? मुझे बताओ बेटा कि जब हम N2 प्लस बनाते हैं तो बॉन्ड लेंथ पे क्या इफेक्ट आता है, मतलब वो बढ़ेगा या घटेगा? दूसरा क्वेश्चन है, जब हम CO से CO प्लस बनाते हैं तो बॉन्ड लेंथ पे क्या फर्क आता है? सर डन। कर लिया? सर यस सर, पहले वाला हो गया। बोलो बेटा, फर्स्ट केस सर में क्या आ रहा है? सर बॉन्ड लेंथ बढ़ेगी। बॉन्ड लेंथ बढ़ेगी, आप बोल रहे हो इंक्रीज करेगा। चलो सर दूसरे केस में भी बढ़ेगी बॉन्ड लेंथ। नहीं सर, दूसरे केस इसमें नहीं बढ़ेगी, इसमें शायद एक्सेप्शन होता था CO में, जहाँ तक मेरे को याद है। सोच लो फिर बताओ। फिर इसमें कम होगी। नहीं, यस गेस सर, नहीं करना है, कम गेस नहीं कम करना है, मुझे आंसर चाहिए। और क्यों होता है वो इम्पोर्टेंट और ज्यादा हो जाता है, क्योंकि अभी तो मैं आपको ये दोनों दे रहा हूँ, कल मैं ऐसा कुछ एग्जाम्पल क्रिएट कर सकता हूँ कि बेटा आप ये बताओ NO से NO प्लस जाए तो क्या होगा। मैं कोई भी और कॉम्बिनेशन ले सकता हूँ भाई, मैं सिर्फ यहीं तक क्यों रुकूंगा? तो आपको अगर कुछ भी लग रहा है तो इसके पीछे का रीजन अगर आपको क्लियर है तभी मैं मानूंगा कि आपको समझ पड़ा है, यस सर। सर अदरवाइज। बताना मुझे। एक मिनट, हाँ बोलो। सर एक्चुअली जब N2 से N2 पॉजिटिव बनेगा ना, तो जो बॉन्ड ऑर्डर होगा वो कम हो जाएगा, और जो बॉन्ड ऑर्डर होता है ना वो इनवर्सली होता है सब बॉन्ड लेंथ के। बिल्कुल सही बात, बिल्कुल सही बात। मतलब आप ये बोल रहे हो कि सर बॉन्ड ऑर्डर यानी नंबर ऑफ इफेक्टिव बॉन्ड अगर ये कम होगा, डिक्रीज करेगा, बॉन्ड कम होंगे तो लेंथ ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा। या उल्टा बोल दें कि अगर आपका बॉन्ड ऑर्डर बढ़ेगा, नंबर ऑफ बॉन्ड बढ़ेंगे तो एटम्स को और नजदीक लेके आएंगे तो लेंथ कम हो जाएगा। तो इसलिए लेंथ एंड ऑर्डर आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल, एक बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा, तो यानी बॉन्ड लेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड ऑर्डर। बिल्कुल करेक्ट, बिल्कुल करेक्ट है। तो दोनों के केस में क्या होने वाला है एक बार फिर से बता दो। दोनों के केस में आप बोल रहे हो कि बॉन्ड लेंथ बढ़ेगा? नो सर, सर सेकंड वाले में कम होएगा बॉन्ड लेंथ। सर सेकंड वाले सेकंड वाले कम? में बॉन्ड ऑर्डर बढ़ेगा तो कम हो जाएगी लेंथ। चलो आ जाओ देखते हैं, फिर आप आ जाओ देखते हैं। तो देखो बेटा, जब N2 के बारे में हम बात करते हैं तो फिर से वही कहानी, सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2, सिग्मा 2s2, सिग्मा स्टार 2s2, फिर पाई 2px में कितने इलेक्ट्रॉन बेटा? 2 हैं, हालांकि भरना एक एक करके, ये ज्यादा इलेक्ट्रॉन थे इसलिए मैंने ऐसा कर दिया। 2px 2py और ये कितने हो गए टोटल? 8 10 12 और है कितने? 14। तो यानी सिग्मा 2p z में भी 2 इलेक्ट्रॉन है। और बाकी अब जो एंटी बॉन्डिंग वाले थे पाई स्टार, इन सब में अब कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, इस सब में 0 है। तो यहाँ से बॉन्ड ऑर्डर निकालना हो तो हमें साफ मालूम चल रहा है कि सर एंटी बॉन्डिंग वाले ये 4 हैं, तो हाफ ऑफ अगेन 8 2 4 6 8 10 ना, सो 10 माइनस 10 माइनस कितने हैं? 2 and 4। सो बॉन्ड ऑर्डर कितना आ रहा है? 3 आ रहा है। यस सर। अच्छा इसमें 3 आ गया, लेकिन जैसे ही हम N2 प्लस करेंगे तब क्या होगा? तो N2 प्लस करते ही क्या होगा बेटा? जो बाहर वाला इलेक्ट्रॉन है यहाँ से एक कम पड़ जाएगा,
और एक अगर डिक्रीज कर गया यहां से तो किधर से वो निकला, बॉन्डिंग में से या एंटी बॉन्डिंग से? सब बॉन्डिंग में से निकलेगा। बॉन्डिंग में से निकला, तो बॉन्ड ऑर्डर अब यहां निकालेंगे तो हाफ ऑफ बॉन्डिंग का इलेक्ट्रॉन 9 ही रह गया, तो इस वजह से 2.5। तो क्लियरली हम देख रहे हैं कि बॉन्ड ऑर्डर का वैल्यू डिक्रीज कर रहा है, बॉन्ड ऑर्डर इधर से इधर डिक्रीज कर रहा है, तो इसलिए बॉन्ड लेंथ इंक्रीज करेगा, दैट्स ट्रू। अच्छा, इनके केस में टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट करें, जैसे N2 के केस में टोटल इलेक्ट्रॉन कितने थे 14, यहां काउंट करो तो यहां से 6 आएगा और यहां से 8 एंड 6 मिला के क्या हो गया 14, हुआ या नहीं हुआ? सर इसमें ना वो एक्सेप्शन होता है, मेरे को एग्जैक्टली तो याद नहीं है, बट ये पता था वो सिग्मा 2pz इसमें ना पहले आ जाता था, इसकी जो कॉन्फ़िगरेशन लिखते थे अपने सीओ की। तो बेटा चलो अच्छी बात है, जो आप बोल रहे हो देखो मैं वैसे वैसे ही चलूंगा, ठीक है, जैसे आप बोल रहे हो वैसे वैसे चलेंगे। इसमें हम लोगों ने क्या देखा कि बॉन्ड ऑर्डर पहले 3 थी, बाद में 2.5 हो गई, तो बॉन्ड ऑर्डर घट रहा है तो लेंथ बढ़ रहा है। अब आप क्या बोल रहे हो इस केस में कि जब वो N2 ना हो करके अगर CO हो तो आप क्या बोल रहे हो, कौन पहले आ जाएगा, ये पहले आ जाएगा? यस सर। चलो इसको पहले ही ला देते हैं, सिग्मा 2pz2 एंड देन पाई 2px2 पाई 2py2, और बाकी सब एज इट इज रहने देते हैं। तो बॉन्ड ऑर्डर ऐसे निकालूं तो कितना आ रहा है, इसका 3 आ रहा है, कोई प्रॉब्लम? नो सर। अब मुझे बताओ CO प्लस जैसे ही करेंगे निकलेगा तो इलेक्ट्रॉन यहीं से ना वो बाहर, और ये सबके सब क्या है बेटा, ये सबके सब बॉन्डिंग ही तो है। वो अलग बात है कि कोई सिग्मा है कोई पाई है, पर है तो बॉन्डिंग ही ना। यस सर। फिर इसमें तो कम आएगा बॉन्ड ऑर्डर। तो बेटा CO प्लस करोगे तो बॉन्ड ऑर्डर आपके हिसाब से इसके केस में भी तो आएगा 2.5। 2.5। अरे चाहे ये ऑर्बिटल आगे रखो या पीछे रखो, यस सर। बॉन्ड ऑर्डर तो घट ही रहा है ना, और बॉन्ड ऑर्डर अगर घट रहा है तो लेंथ तो बढ़ना चाहिए ना। बट फिर से एक बार इसके साथ प्रॉब्लम है, ऐसा नहीं होता है, उल्टा बॉन्ड लेंथ का इधर से इधर जाने पे घटता है, बॉन्ड लेंथ घट रहा है, इनफैक्ट बॉन्ड ऑर्डर बढ़ता हुआ कुछ नजर आता है। अब ये जंबल क्यों हो रहा है, बिल्कुल एकदम सही बात है कि सर ये इस जनरल ऑर्डर से आप नहीं निकाल सकते CO के केस में। अच्छा क्यों नहीं निकाल सकते, मेरा इंटरेस्ट उसमें ज्यादा है, राइट? ठीक है चलो अच्छी बात है, अगर आपने इतना भी दिमाग में रखा है कि CO के केस में कुछ प्रॉब्लम आती है तो भी कमेंडेबल है, इट इज रियली कमेंडेबल। बहुत अच्छे से आपने सिंसियरली पढ़ाई करी है, लेकिन अब रीजन भी उतना अच्छे से दिमाग में है या नहीं वो समझना है मुझे, क्यों ऐसा है? ऐसा सर क्यों? रीजन का तो मेरे को नहीं पता सर अभी। चलो कोई बात नहीं। तो देखो उसमें शायद एकदम पहला लाइन ही होता है हम लोग जब भी पढ़ते हैं कि हम लोग जो भी डिस्कशन कर रहे हैं वो किसके लिए कर रहे हैं, HOMO, होमो न्यूक्लियर डाई एटॉमिक स्पीशीज। तो क्या ये होमो न्यूक्लियर है बेटा CO? नो सर, ये हेट्रो न्यूक्लियर है, क्योंकि एक कार्बन है दूसरा ऑक्सीजन है। तो ये जो यस। भी एनर्जी ऑर्डर हमने पढ़ा है, सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2 सिग्मा 2s2 सिग्मा स्टार 2s2, ये सब कुछ जो भी स्टोरीज हमने पढ़ी हैं वो सब किसके लिए पढ़ा है हम लोगों ने, होमो न्यूक्लियर के लिए, जहां पे इनके एनर्जी लेवल्स बराबर हो तो एक नीचे जाएगा। तो CO के केस में क्या प्रॉब्लम है, इनके केस में ये है कि सर कार्बन का जो 1s का एनर्जी लेवल है, ऑक्सीजन का जो 1s का एनर्जी लेवल है, उसमें बहुत बड़ा मिसमैच है। अगर ये एनर्जी का कर्व है, ये कार्बन है, ये ऑक्सीजन है, तो इनके 1s में बहुत बड़ा गैप है। ऑक्सीजन का 1s काफी नीचे होता है एनर्जी में, तो जब ये कंबाइन करने की कोशिश करेंगे तो इनमें सिमिलैरिटी नहीं रहती है, तो इसलिए इनके एनर्जी ऑर्डर्स बड़े रैंडम से आते हैं। इसका 2s कहीं यहाँ होगा, इसका 2s कहीं यहाँ होगा, फिर वो कंबाइन करेंगे, तो इसमें एनर्जी का जो ऑर्डर हम सोचते हैं कि निकल के आएगा स्मूथ, वैसा नहीं होता है। और यहाँ तो नाम भी बदल जाता है, यहाँ तो नाम भी बदल जाता है उन ऑर्बिटल्स का।
है ना। तो इसलिए ध्यान रखना कि ये जो कुछ भी हमने सॉल्व किया है, लगाने के लिए लगा तो सकते हैं। तो आप कहोगे सर कहाँ नहीं लगा सकते हैं, तो बेटा देखो कहीं पे भी हेटेरोन्यूक्लियर आ जाए आइडियली तो नहीं लगाना चाहिए, बट लेंथ वगैरह के केस में एग्जाम में पूछे तो सब जगह काम चल जाएगा। देखो यही केस पूछता है CNO के, या तो वो CN का केस ले लेगा या तो NO का ले लेगा। ये दोनों में ही आप एज्यूम करके चलो कि वैलिड है, उससे अगर सॉल्व करोगे तो आंसर और एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट दोनों मैच करते हैं। आइडियली नहीं करना चाहिए कि ये भी हेटेरोएटम हो गए, लेकिन फिर भी इनमें उतना गैप नहीं होता है, इस वजह से काम चल जाता है। लेकिन जब आप C2O जाते हो, जहां पे एटॉमिक नंबर का सीधा 6 से 8 हो गया, 2 यूनिट का गैप हो गया, वहां प्रॉब्लम ज्यादा है। तो मतलब C, आप O के बाद F, इनके कोई कॉम्बिनेशन ले लो तो वहां पे भी गड़बड़ होगा। समझ पड़ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? यस बोलो, सर। ये बात ध्यान रखना कि अगर एन लगा एफ वैसे चाहे अगर वो एग्जिस्ट ना करे, अपने एक बार उस चीज को इग्नोर करके देखे, अगर NF हो सर तो उसमें भी एक्सेप्शन होगा। हाँ बिल्कुल आएगा, बिल्कुल आएगा। देखो एकदम नजदीक नजदीक वालों में कोई परेशानी नहीं आती है, CN या NO, मतलब ऐसा भी नहीं बोल रहा हूँ कि कभी नहीं आएगा, बट जितने केसेस हमारे पास भी तो केसेस लिमिटेड है ना डिस्कस करने के लिए, कहां तक 20 एटॉम इलेक्ट्रॉन तक। तो इसलिए हम नीचे वाले आइटम्स को इंक्लूड करने का कोई मतलब नहीं है ना। तो इसलिए इतने एटलीस्ट इतनी तो एनालिसिस होनी चाहिए। तो इसलिए ध्यान रखना कि बेटा CN के केस में NO कंसेक्यूटिव केसेस में भी आप एक बार के लिए सोच लोगे, आंसर फिर भी सही आएगा। लेकिन अगर गैप हो रहा हो एटॉमिक नंबर का तब प्रॉब्लम आ जाएगा। ठीक है, तो ये चलो। पीरियड के अलाउंग देखेंगे ना अपने कि वो गैप आ रहे हैं उनके में, नहीं आ रहा। हाँ तो वो तो देख सकते हो ना बेटा, एटॉमिक नंबर तो इतना तो आइडिया रहता है ना, यस सर। उतना तो देख ही सकते हो। चलो अच्छी बात है, वेरी गुड। तो चलो देखो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी के बारे में एक मोटा मोटी आइडिया आपको लगा होगा अभी के डिस्कशन से। ठीक है, सो अब नेक्स्ट इसके बाद हम लोग MOT के बाद नेक्स्ट केमिकल बॉन्डिंग के बाद हम नेक्स्ट अब क्या करें, नेक्स्ट टॉपिक कौन सा ले जहां पे हम आपकी अंडरस्टैंडिंग को चेक करें। चलो आ जाओ, आ जाओ देखते हैं इक्विलिब्रियम के कुछ टॉपिक में थोड़ा सा देखने की कोशिश करते हैं, उसमें आप क्या समझ रखते हो, कैसे चीजों को आप डिक्टेट करते हो। ठीक है, और ये इक्विलिब्रियम का डिस्कशन करने में ही आज का सेशन हम एंड करेंगे, और नेक्स्ट क्लास जब भी मेरी होगी तब से हम लोग ये जो भी आपका अभी तक का असेसमेंट हमने किया है उसके बिहाफ पे हम चैप्टर्स का आपको एक लिस्ट दे देंगे कि ये चैप्टर्स बेटा हम रिवीजन के टाइम पे कराएंगे। ओके, सो इस तरीके से हमारी चीजें चलेंगी। आप इसको अच्छे से अटेंड करना, भूलना मत, एक भी क्लासेस मिस नहीं, कभी मिस हो जाए तो रिकॉर्डिंग हमारे वेब एप्लीकेशन त्रिज्या, त्रिज्या करके आप गूगल पे टाइप करोगे वहां पे भी मिलेगा, एंड त्रिज्या edu.com इस पे भी देखोगे तो वहां पे भी मिलने वाला है आपको। ठीक है, सो फाइन। सो केमिकल इक्विलिब्रियम में आपने एक एक्सप्रेशन पढ़ा होगा कि अगर बेटा मेरे पास ऐसा आ जाए, से फॉर एग्जांपल A टाइम्स ऑफ A गैस प्लस B टाइम्स ऑफ B गैस, मतलब बेसिकली ये स्टोइकियोमेट्री है, A मोल ऑफ A रिएक्टिंग विद B मोल ऑफ B फॉर्मिंग C मोल ऑफ C गैस एंड D मोल ऑफ D गैस। अगर हमारे पास ऐसा कोई एक्सप्रेशन है तो आप जानते हो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को कैसे लिखते हैं, कोई बताएगा? सर ऊपर तो आ जाएगा कंसंट्रेशन ऑफ D पावर D मल्टीप्लाई कंसंट्रेशन ऑफ C पावर C। D पावर D C पावर C, C सर नीचे और नीचे डिवाइड में क्या? कंसंट्रेशन ऑफ A पावर A मल्टीप्लाई कंसंट्रेशन ऑफ B पावर B। ओके, मतलब आप ये कहना चाह रहे हो कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc is the ratio of the concentration of product to the power their stoichiometric coefficient यस divided by reactant, and in the similar way कि यहाँ पे भी coefficient उनका पावर बन जाएगा, यही बोलना चाह रहे हो ना? यस सर। ओके, अब मुझे एक बात बताओ, अगर ऐसा है, कई सारे क्वेश्चंस हैं, तो आ जाओ देखते हैं, हम लोग सबसे पहला इसमें देखने की कोशिश करते हैं।
बहुत सारा इसमें खैर मॉडिफिकेशन करना है। एक एग्जांपल आता है हमारे पास P4O10 का। अगर इसको गर्म करो, हीट करो P4O10 को, तो ये ब्रेक डाउन कर सकता है। एज्यूम करो कि इसको हम ऐसे हीट करने की कोशिश कर रहे हैं कि ये P4 सॉलिड और 5O2 गैस दे रहा है। इसको हम कर रहे हैं क्लोज कंटेनर में बेटा, है ना, ऐसा कर रहे हैं। यहां पे मैं बोलूं बेटा कि केसी का एक्सप्रेशन मुझे बताओ, क्या लिखोगे आप? सर कंसंट्रेशन ऑफ O2 पावर 5। कंसंट्रेशन ऑफ O2 पावर 5। अब फिर से क्वेश्चन ये है कि यहाँ पे ऐसा क्यों किया? अभी तो आपने बोला था कि सर प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट, तो वहां पे सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट कर रहा है P4O10, इसलिए। उससे क्या होता है? कोई चीज सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करे तो क्या होता है? सर उनकी कंसंट्रेशन हम हमेशा 1 मान के चलते हैं। क्यों? ऐसा क्यों है? इस पे आप सोचिए, बहुत से सोचिएगा इस पे। क्यों 1 मान के चलते हैं भाई? ऐसा क्या है? कंसंट्रेशन 1 तो हो नहीं सकता है रियलिटी में। तो अगर मैं बोलूं बेटा कि P4 की डेंसिटी, चलो एक क्वेश्चन करते हैं, P4 सॉलिड की डेंसिटी एज्यूम करो कि 3 ग्राम पर ml है, तो मुझे इसका मोलैरिटी बताओ। कर सकते हो? करो एक बार। अगर सॉलिड P4 का डेंसिटी 3 ग्राम पर ml है, तो इसमें मुझे मोलैरिटी बताओ। जल्दी कैलकुलेट करो सब लोग। सर गिवन सिर्फ डेंसिटी है अपने में को। हाँ बेटा, D इज डेंसिटी एंड दैट इज गिवन 3 ग्राम पर ml, और कुछ नहीं दिया हो। दैट्स इट। देखो ये पहली बात तो ये समझो कि ये कोई सॉल्यूशन नहीं है बेटा। P4 इज नॉट अ सॉल्यूशन, P4 इटसेल्फ इज अ सॉलिड। तो यहाँ पे मोलैरिटी, प्योर कंपोनेंट के केस में मोलैरिटी कैसे निकालते हैं? उनका मोल और डिवाइडेड बाई वो कितने वॉल्यूम में प्रेजेंट है, यही हमारा मोलैरिटी है। जैसे मैं पूछूं कि बेटा वाटर, प्योर वाटर जिसका डेंसिटी 1 ग्राम पर ml होता है, उसके केस में आप कंसेंट्रेशन कितना बोलते हो? 55 पॉइंट मोल पर लीटर, यही आता है ना आंसर? आयनिक में आपने पढ़ा होगा। चलो कोई बात नहीं, अगर नहीं ध्यान है ये भी, तो यहाँ से वो क्लियर हो जाएगा कि ये आता कैसे है। ठीक है।
सर ये 24 पॉइंट समथिंग कुछ आ रहा है इसकी चलो देखते कंसंट्रेशन। हैं। देखो बेटा, करना क्या है कि आपको लिखा क्या हुआ है 3 ग्राम पर ml, तो इसका मतलब कि 1 ml of P4 contains 3 ग्राम of phosphorus। तो 1000 ml कितना रखेगा इसको? तो यार 3000 ग्राम। अब 1000 ml को ही क्या बोलते हैं? 1 लीटर। तो आप यहां से मोलैरिटी निकाल लो। मोलैरिटी विल बी मोल। मोल का मतलब जितना भी मास है डिवाइडेड बाई मोलर मास। P4 का मोलर मास कितना होगा बेटा? 1 तो to 4 31 into 4, ये आ गया मोल, और डिवाइडेड बाई वॉल्यूम 1 ही लीटर था, तो इतना ही मोल पर लीटर हो गया। तो आप देखो इसकी वैल्यू 1 तो नहीं है। अच्छा, आप उसी हिसाब से आप यहाँ पे भी निकाल सकते हो, ये सर 24 समथिंग सोल्व करने है ना? तो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो यार ये 1 तो नहीं हुआ, 1 तो हो ही नहीं रहा है, तो 1 लेते क्यों है आखिर? चलो अच्छा ठीक है, उसके बारे में आप सोचना, हम जब इसके बारे में डिस्क्राइब कर रहे होंगे तब इस पे हम डिस्कशन करेंगे। और कुछ चीजें सोचने के लिए मैं आपको दे दे रहा हूँ कि 1 क्यों लेते हैं, ये बात दिमाग में रखना। जब मैं पढ़ाऊंगा ये चैप्टर, इक्विलिब्रियम तो मुझे पढ़ाना है फॉर श्योर, ये जब पढ़ाऊंगा तो आप इनके आंसर को रेडी रखना। उस समय फिर से मैं पूछूंगा कि क्यों ऐसा करते। दूसरा, मेरा क्वेश्चन का आंसर करो कि सपोज करो इसी कंटेनर में जो आपने एक्सप्रेशन लिखा है Kc इज इक्वल टू O2 टू द पावर, यहाँ पे अगर मैं बाहर से ऑक्सीजन पंप इन करना शुरू कर दूं, मतलब उस कंटेनर के अंदर मैं बाहर से इन्फ्यूज कर रहा हूँ ऑक्सीजन और बाहर से डाल रहा हूँ, तो अगर ऑक्सीजन ऐड करूंगा तो मुझे बताओ Kc का वैल्यू इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा? सर सेम रहेगा सर केसी तो। क्या बात कर रहे हो? सेम रहेगी? यस सर, वो तो कांस्टेंट है ना सर। बेसिकली ऑटो जब ऐड करेंगे तो बैकवर्ड रिएक्शन होने लग जाएगी। अच्छा, बैकवर्ड होने लग जाएगी, ठीक है, बैकवर्ड होने लग जाएगी। तो बट ये सर आपको कैसे मालूम, ये आपको कैसे मालूम कि बैकवर्ड उस एक्सटेंट तक होगी कि फिर से ये सेम वैल्यू आएगा? ये कैसे मालूम? और ये कैसे आप बोल रहे हो? अभी आप ये दोनों बातें अलग अलग नहीं लग रही है कि यार मान लो उसी इंस्टेंट पे मैंने O2 डाला, और O2 से फॉर एग्जांपल ये अभी 1 मोलर था, अब मैंने ऐसा डाल दिया कि ये 5 मोलर बन गया, तो आप ये बोल रहे हो कि सर Kc का वैल्यू अभी भी 1 मोलर टू द पावर 5 ही रहेगा, अब ये 5 टू द पावर 5 नहीं हो जाएगा? गुरनूर, आपका क्या ओपिनियन है इस पे? क्वेश्चन समझ आया? बोलो। चलो अच्छा केशव तुम ही आंसर करो। यस सर। आंसर करो बेटा। सर इसमें मेरे को ये तो कंफर्म है कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट तो चेंज नहीं होगा। मतलब बैकवर्ड रिएक्शन हो जाएगी, मतलब P4O10 की कंसंट्रेशन भी इंक्रीज करेगी उसी एक्सटेंट तक। मतलब ये तो चेंज नहीं होने वाला, ये पक्का है, राइट? Yes, sir, ये चेंज नहीं होगा। ये चेंज नहीं होगा और ये अपने आप में पीछे आएगा। मेरा अगला क्वेश्चन इसी पे बेस्ड है कि ऐसा क्यों होता है, व्हाई इज इट लाइक दैट? तो इसका मतलब फिर Kc को ऐसे लिखना भी गलत है, क्योंकि किसी बच्चे को आप बोलो कि Kc इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ O2 टू द पावर 5, इतना बोलो, और फिर मैं बोलूं यार O2 का कंसंट्रेशन मैं बढ़ा रहा हूँ, फिर आप बोलो नहीं 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 ये नहीं होता है, ये तो कांस्टेंट है, ये दोनों एम्बिगुअस बात नहीं हो गई? फिर Kc है क्या? यस इसका सर। ये तो कंफर्म हो गया कि Kc ये तो नहीं है, ये बात है ना? यस सर। Kc के बराबर तो नहीं है, क्योंकि अगर ऐसा है तो कंसंट्रेशन बढ़ाने पे ये बढ़ता। इसका मतलब Kc ये नहीं है, ये नहीं है Kc। अब तो बड़ा गेम हो गया सर, जब Kc ये नहीं है तो फिर क्या है? देन व्हाट इज Kc? तो ये हमारा अगला क्वेश्चन है आपके लिए, ठीक है? तो ये दोनों क्वेश्चन आप अपने दिमाग में रखो, और जब हमारी अगली क्लास होगी, जब हम इक्विलिब्रियम के बारे में डिस्कशन कर रहे होंगे, तो इस पे हम बताएंगे। वैसे मैं आपको हिंट दे देता हूँ, पहली बात तो ये कंसंट्रेशन नहीं, एक्टिव मास होता है, इसके बारे में भी आप थोड़ा सा पढ़ना, खुद से पढ़ना, डिस्कस करना, फिर जब हम अगली क्लास में मिलेंगे
जब हम इक्विलिब्रियम के बारे में डिस्कशन कर रहे होंगे तो वहां पे हम लोग एक बार वापस से इलेबोरेट करें। सर ठीक है? एक्टिव को पता है सर, मतलब जो कंसंट्रेशन रिएक्शन में पार्ट करती है उसको हम एक्टिव मास बोलते हैं। चलो ठीक है, चलो और ठीक है। सर वही रीजन होगा कि जो हम रिएक्शन के टाइम पे जो एक्टिव मास लेके चलते हैं प्योर सॉलिड और प्योर लिक्विड का, वो हम 1 लेके चलते हैं। नहीं, वही तो बात है, वहां पे एक्टिव मास 1 लेके क्यों चलते हैं, क्वेश्चन तो यही है। और वो Yes. तब आप आंसर कर पाओगे जब आपको रियलिटी में मालूम होगा कि व्हाट इज केसी, क्योंकि ये दोनों ही एक दूसरे का पार्ट है। अगर आप वो नहीं बता पाओगे कि ऐसा क्यों होता है तो फिर आप उसका आंसर समझ नहीं पाओगे। ऐसे देखो, प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए तो इतना ठीक है कि यार उसको 1 ले लो, क्योंकि 1 लेते ही वो उससे गायब हो जाएगा। बट ऐसा कुछ होता नहीं है, वो तो हम अपने प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए करते हैं, है ना? तो चलो इसके बारे में डिस्कशन करेंगे बहुत बढ़िया से। तो आज का क्लास फिर यहीं पे खत्म करते हैं। ये वीडियो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर कर देना, ठीक है? सर मैं इसका लिंक आपको भेज दूंगा। जस्ट अ मिनट बेटा।